मैंने आपको पहले बताया कि भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इस पूरे समुदाय में संस्थापक सदस्य है। तो और एक्ट ईस्ट के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि केवल देखना नहीं है, काम करना है। जितनी भी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन करना है, जो भी समझौते हैं उनको अमली जामा पहनाना है, और किस तरह से व्यावहारिक रूप से पहनाना है कि उसका परिणाम भी सामने आए। ये एक्ट ईस्ट नीति का लक्ष्य है। और जिस तरह से अभी आसियान सम्मेलन समाप्त हुआ है, संपन्न हुआ है, और उसमें जो पूरा व्यापार को 2020 तक $100 अरब और उसके बाद 2025 तक $200 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से इस सम्मेलन में भी जो भी पूरे सदस्य देश हैं, केवल उनके साथ ही नहीं, अन्य देशों के साथ भी किस तरह से जी रमा, तो इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये दिखा पा रहे हैं वहां से सीधी तस्वीरें। ये 10वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की ये सीधी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां की तमाम नेता वहां मौजूद हैं। विश्व के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और इस 10वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की औपचारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। तमाम नेता वहां पे डायस पे मौजूद हैं। और इसमें अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रूस और इसके साथ सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी अमेरिका और वियतनाम, तमाम जो देश हैं इनके जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस शिखर सम्मेलन में मौजूद हैं। और आप ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे मौजूद हैं इस शिखर सम्मेलन में। और इस शिखर सम्मेलन में बहुत ही अहम इस बात को लेकर है कि अभी पिछले दिनों जो पेरिस में जो कुछ भी हुआ, इस पेरिस घटना के बाद जो आसियान समिट हुआ है वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण रहा। और ये जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इस वक्त जो चल रहा है ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसके अलावा आतंकवाद के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को लेकर है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पे पड़ने वाला है तो वो यही देश हैं जिस पे कि सबसे ज़्यादा असर क्लाइमेट चेंज का पड़ने वाला है। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ये 10वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। इसमें तमाम जो विश्व के बड़े नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ हम जैसा कि आपको बता भी रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, भारत, साथ ही साथ इंडोनेशिया, जापान, तमाम जो ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं और ख़ासकर पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो भी इस सम्मेलन में मौजूद हैं। और जो तमाम मुद्दे हैं, खासकर अगर हम आतंकवाद की बात करें, द्विपक्षीय जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसकी बात करें, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है उसकी बात करें, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये मुद्दे इस सम्मेलन में छाने वाले हैं। और ख़ासकर अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस पूरे सम्मेलन में क्या कुछ भारत का योगदान रहने वाला है, भारत का क्या कुछ रोल रहने वाला है, भारत का क्या कुछ इंटरेस्ट है पूर्वी एशियाई देशों के साथ, और पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनका भारत के साथ क्या कुछ इंटरेस्ट है, वो भारत में क्यों इंटरेस्ट दिखाए, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि जो बायलैटरल रिलेशंस के साथ साथ जो बायलैटरल जो ट्रेड है उसमें कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस उम्मीद के ज़रिए कि भारत के जो तमाम जो पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध होंगे। और इसी वजह से जो पुरानी सरकार थी वो लोकिस्ट पॉलिसी लेकर आई थी, लेकिन जो नई सरकार है और विदेश मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी कई बार कई मंचों पर इस बात को दोहरा चुके हैं कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर ध्यान दे रहे हैं। और इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है कि आने वाले दिनों में, और ख़ासकर अभी जो ये समिट चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, उसमें भारत ये उम्मीद कर रहा है कि जो तमाम पूर्वी एशिया के जो छोटे छोटे देश हैं उनके साथ उनके अच्छे संबंध होंगे। समुद्र चूँकि एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक सामुद्रिक जो खजाना है, इस सामुद्रिक खजाने का किस तरह से भारत दोहन कर सकता है और तमाम जो पूर्वी एशिया देश हैं वो इसका दोहन कर सकता है, इस बात पर खासा नजर रहेगा भारत का। और जैसा कि हम आपको लगातार बार बार कह रहे हैं कि इन इलाकों में, पूर्वी एशिया के जो इलाके हैं उनमें नौ परिवहन को लेकर बहुत कुछ संभावनाएं हैं, व्यापार को लेकर बहुत कुछ संभावनाएं हैं, संस्कृति को लेकर बहुत कुछ संभावनाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ आगे हो सकता है इसको लेकर बहुत कुछ
संभावनाएं हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पिछले दिनों में जो इन छोटे छोटे देश के जो छात्र हैं वो हिंदुस्तान पढ़ने के लिए आते रहे हैं। जो बिहार का जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत से बच्चे वहाँ से अभी पढ़ाई कर रहे हैं। भारत के बहुत से बच्चे इन देशों में पढ़ने के लिए गए हुए हैं। इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए ये जानना कि ये जो सम्मेलन हो रहा है इसका भारत की नज़र से हमारे लिए, आपके लिए क्या कुछ महत्व है, क्यों ये महत्वपूर्ण है ये बैठक, ये सम्मेलन, और जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पे गए हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि जो डिक्लेरेशन किया गया आसियान देशों की तरफ से कि क्या कुछ 2015 तो इस वक्त अभी चल रहा है, लेकिन अगले 10 सालों में 2025 तक आसियान देश और खासकर भारत भी जो इसमें शामिल है डायलॉग पार्टनर की हैसियत से, उसमें क्या कुछ उसमें उसके गोल और उसके अचीवमेंट हो सकते हैं इन अगले 10 सालों में, इसकी एक रूपरेखा वहाँ पे तय की गई। और इसके ठीक बाद, कुछ ही देर के बाद, अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जो 10वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है उसकी शुरुआत हो गई है। और इसमें क्या कुछ उम्मीदें भारत करे, न सिर्फ सांस्कृतिक तौर पे बल्कि व्यापारिक तौर पे आतंकवाद का मुद्दा बहुत अहम है। इसके क्या कुछ मायने हैं, हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी वहां से लगातार मौजूद हैं। रमा, जैसा कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों की, सांस्कृतिक तौर पे भी जो भारत है वो इन तमाम देशों के साथ जुड़ा हुआ है। वहां के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, भारत के छात्र वहां पे जाते हैं। सांस्कृतिक तौर पे और इन देशों के साथ भारत अपने संबंधों को और कैसे करीब लाए, इसके लिए क्या कुछ बातें इस पर हो सकती है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल असीम, आपने सही कहा कि सांस्कृतिक तौर पर ये देश आपस में काफी करीब भी हैं और पुरानी जो सांस्कृतिक संबंध है, पुरानी सांस्कृतिक जड़ें एक दूसरे की इन देशों में हैं। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय है, उसका पुनरुद्धार भी यहीं के ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं इन्हीं के सहयोग से संभव हो पाया। पहले भी यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं इन देशों से यहाँ पर पढ़ने आते रहे हैं, जिन्हें हिंदुस्तान का तो सबको मालूम ही है, बाकी अन्य देशों से भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते रहे हैं और भारत के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ने जाते हैं। और जहाँ तक सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात है, कल्चर की बात है, तो कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी, ये तीनों आपस में जुड़े हुए शब्द हैं और इन्हीं तीनों शब्दों को, इन्हीं तीनों टर्म्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, यही एक्ट ईस्ट नीति का मूल उद्देश्य है। और इसके द्विपक्षीय व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, ये इसके लक्ष्यों में, सुधारों में आगे आता है, जिसके निरंतर बढ़ने की संभावना है। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था कि जो सुधार है, सुधार एक उद्देश्य तक जाकर पूरा नहीं हो जाता। सुधार का मतलब है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती इसीलिए दी जाती है जिससे कि ये जो विकास की प्रक्रिया है ये लगातार चली रहे। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ही ईस्ट एशिया और आसियान देशों का अभी दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर जितने भी स्कॉलर्स हैं इन देशों के उनको इकट्ठा किया गया था और उन्हें अध्ययन और रिसर्च की फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई थी। अब अगला जो सम्मेलन है ये सम्मेलन जकार्ता में होगा। ये सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए है, इन देशों के स्कॉलर्स को जोड़ा जाएगा। उसके बाद उनके अध्ययन, उनके रिसर्च के आधार पर नई नीतियां तैयार की जाएंगी, नए रास्ते निकाले जाएंगे कि किस तरह से कल्चर को और मजबूत किया जाए। इसके अलावा जो साइंस और टेक है, विज्ञान है, इसमें भी किस तरह से ये देश एक दूसरे की जो तकनीक है उसको शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के पास जो ज्ञान है उसे शेयर कर सकते हैं और किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसे भी आसियान सम्मेलन में भी ये तय किया गया है कि भारत जो हमारा इसरो का टेक्निक है गगन, उसको आसियान देशों के साथ, उसको एशिया के, पूर्वी एशिया के देशों के साथ शेयर करेगा, उनके विकास करेगा। दूसरी भारत की आप भूमिका पूछ रहे थे, तो चीन और जापान के बाद भारत सबसे बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्था है। बाकी जो देश हैं, कई देश ऐसे हैं जो छोटी और मझोली अर्थव्यवस्था वाले हैं। तो उनके लिए कैसे, किस तरह की नीति बनाई जाए जो कि त्वरित उनके विकास के लिए काम करे। CLMV कंट्रीज उनको कहा जाता है, तो उनके लिए किस तरह से नीतियां बनाया जाए, ये भी इस सम्मेलन में तय हुआ है। इसके अलावा जो इन नीतियों का जो क्रियान्वयन है वो किस तरह से सही है, वो कि इन नीतियों का जो परिणाम है वो निकल कर आए, वो उसके लिए यहाँ पर अभी आज इस पूरे ईस्ट एशिया समिट में चर्चा होने वाली है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अन्य इतर इशू की, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको कैसे दूर किया जाए या उसको कैसे संभाला जाए या उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि काफी समय से ये समस्या चली आ रही है। इससे पहले भी समस्या होती रही है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। तो किस तरह से रास्ते तलाशे जा सकते हैं इसे निकालने के लिए? महामारी से निपटने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी जैसे आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जाए, इसके लिए देश संयुक्त तंत्र बनाने के लिए तैयार हुए हैं। दूसरा, जो तेल शोधन की आप बात कर रहे थे, तो जो सामुद्रिक संपदा है इन देशों के पास, बिना किसी विवाद के किस तरह से इसका उपयोग किया जाए। अभी भारत के साथ एक त्रिस्तरीय मार्ग बन रहा है, भारत, म्यांमार और थाईलैंड का। तो किस तरह से म्यांमार को और थाईलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ा जाए, क्योंकि जो पूर्वी देश है वो नॉर्थ ईस्ट का गेट भी कहे जाते हैं। तो इससे वहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उस पर भी कूटनीतिक स्तर से विचार किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि समग्र विकास की जो अवधारणा है पूर्वी देशों का, किस तरह से विकास हो, किस तरह से आपसी साझेदारी मजबूत हो और विकास के साथ साथ शांति और स्थायित्व भी यहाँ पर बना रहे, उस पर पूरी तरह से आज इस सम्मेलन में चर्चा हुई। और रमा, जिस बात का जिक्र जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें भी और कई बार तमाम जो पत्रकार हैं वो भी कहते रहे हैं कि अगर ईस्ट एशिया समिट में कई बार जो पिछले जो समिट्स हुए हैं उसमें दक्षिण चीन सागर का एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेके जो सदस्य देश हैं वो अपने आप को कहीं असहज महसूस करते हैं। क्या हम ये उम्मीद करें कि इस पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर का जो मसला है, चीन के साथ जो जुड़ा हुआ मसला है, उस बात पे कोई चर्चा होगी और उस पर कोई खास डिसीजन निकल कर सामने आएगा? इन दोनों ही समिट में दक्षिण चीन सागर से जुड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा अवश्य होगी, क्योंकि वो जो मुद्दा है वो अपना उसका एक प्रतीक है इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का। लेकिन यही बात है कि जो मुद्दा है किस तरह से इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत निकाला जाए, उससे समाधान का एक रास्ता निकाला जाएगा। जैसे कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई। तो इस किस तरह से बातचीत से और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए शांति और स्थायित्व का रास्ता निकालते हुए इन विवादों को दरकिनार करते हुए इन्हीं देशों के साथ एक विकास का रास्ता तय किया जाए, इसीलिए इन सम्मेलनों का महत्व होता है और इसी पर चर्चा होगी कि कैसे एक रास्ता निकाला जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमा, आप ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पर अपनी निगाह बनाए रखें। हम आपसे आगे भी ताज़ा अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सीधे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से जुड़ने के लिए। तो अभी आप